Namaskar. Today we are going to study about universal model of energy flow in an ecosystem. Y-shaped model of energy flow given by E.P. Odum 1983. This Y-shaped model is also known as double channel model. This is the universal model of energy flow in an ecosystem. According to E.P. Odum, energy flow is unidirectional through a single channel of green plants. We all know that green plants are known as producers, capturing the sunlight and making food by the process of photosynthesis, converting chemical energy of sun into food. So the ultimate source of energy on earth is sun. Y-shaped model is a two-channel or double-channel model as it contains two types of food chains, grazing food chains and detritus food chains. Y-shaped मॉडल के द्वारा हम दोनों ही प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं को समझा सकते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपरद खाद्य श्रृंखला। दोनों ही प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं पर यह लागू होता है, इसलिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल है जो किसी पारितंत्र में एनर्जी फ्लो को समझाता है। हम जानते हैं कि किसी भी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो उत्पादकों से उपभोक्ताओं की तरफ होता है। उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं, शाकाहारी जंतु वहाँ से बायोमास और एनर्जी प्राप्त करते हैं और फिर कार्निवोर्स हर्बीवोर्स के द्वारा एनर्जी को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एनर्जी का यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। और इसमें हमने पारिस्थितिकीय पिरामिड्स में जब हमने ऊर्जा के पिरामिड्स को समझा था तो हमने ये बात बहुत अच्छे से जानी थी कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल एक तरफा होता है। और ये भी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा ट्रांसफ़र के समय केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। दिस इज़ कॉल्ड 10% रूल गिवन बाय लिंडमैन, R.C. लिंडमैन। लिंडमैन ने इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का एक अनुपात सुझाया था जिसे उनके सम्मान में लिंडमैन्स एफिशिएंसी कहा जाता है। और ये क्या है कि एक पोषण स्तर पर स्वांगीकृत ऊर्जा का पिछले पोषण स्तर पर स्वांगीकृत ऊर्जा से अनुपात है। देखिए, एक पोषण स्तर में जितने भी प्रकार के जीव होते हैं और इनमें से जो एक ही प्रकार से दोहन करते हैं संसाधनों का, उन सभी जीवों को एक गिल्ड में रखा जाता है। उस पोषण स्तर में बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनकी आवश्यकताएं एक समान होती हैं, लेकिन किसी इकोलॉजिकल निशे में, इकोलॉजिकल निकेत में वही जातियां एक साथ पाई जा सकती हैं जो अन्य स्पीशीज़ के मुकाबले अधिक दक्षता से ऊर्जा का उपयोग करें। एंड दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन द यूज़ ऑफ एनर्जी। तो रिपीट करते हैं कि एनर्जी फ्लो प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होकर के हर्बीवोर्स से होकर के और फिर कार्निवोर्स में जाता है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो बाकी 90% का क्या होता है? बाकी की जो 90% एनर्जी है इज यूज्ड इन सस्टेनिंग लाइफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। और ये लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? रेस्पिरेशन है, हीट है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, एट्सेट्रा। ये सारी एक्टिविटीज़ में एनर्जी लॉस होता है। बाकी 10% एनर्जी जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को पास ऑन कर दी जाती है।
देखिए, जब हम वाई शेप्ड मॉडल की बात करेंगे तो ये मॉडल ईपी ओडम ने दिया था 1983 में, और ये इसकी शेप वाई लेटर के जैसी होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाई शेप्ड मॉडल। इसमें विद्यार्थियों, आप दो चीज़ों का ध्यान रखें कि एक तो बॉक्स होते हैं, दूसरे पाइप्स होते हैं। दो तरह की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगी, बी फॉर बॉक्स एंड पाइप्स। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर के या शेडेड बॉक्स होते हैं, मोस्टली स्क्वेयर शेप में होते हैं, तो वो बॉक्स किसी भी जीव या समष्टि, पॉपुलेशन या समुदाय, कम्युनिटी, या उस ट्रॉफिक लेवल के पोषण स्तर के बायोमास को दिखाते हैं। बी फॉर बायोमास, बी फॉर बॉक्स। और इन बॉक्सेस से कुछ पाइप्स जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं जो एनर्जी फ्लो या ऊर्जा के प्रवाह या उसके रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। बड़ी नलिकाएं जो होती हैं वो कैपिटल आई लेटर से अंकित होती हैं, जो इनपुट एनर्जी, आगमित ऊर्जा या उपलब्ध ऊर्जा को दिखाती हैं। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आती है और इनपुट एनर्जी को दिखाती है। अगर ये प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, तो ये आगमित एनर्जी जो है प्रकाश के रूप में हो सकती है। और यदि हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं या विषमपोषी जीवों की बात कर रहे हैं, जो सारे जंतु होते हैं, तो उनके लिए ये क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक फूड हो सकता है। तो ये अपने क्लियर कर लेना है कि बी फॉर बॉक्स डेपिक्स बायोमास एंड पाइप्स डेपिक्स इनपुट एनर्जी और अवेलेबल एनर्जी फ्लो। वाई शेप्ड मॉडल इज ऑल्सो नोन एज डबल चैनल मॉडल। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वाई शेप्ड मॉडल में वाई के आकार में नलिकाएं दिखाई दे रही हैं और इनपुट एनर्जी को आई से दिखाया गया है, जो आगमित ऊर्जा है जो कि किसी पोषण स्तर में आ रही है, सप्लाई हो रही है। और ये देखिए, वाई शेप्ड मॉडल को सार्वत्रिक मॉडल भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मॉडल है वो किसी एक जीव, ऑर्गेनिज्म, वेदर इट मे बी अ प्लांट और अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और एन एनिमल, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पर भी लागू किया जा सकता है ये मॉडल, और या फिर किसी एक समष्टि या एक पॉपुलेशन, उस पर भी लागू किया जा सकता है, या एक समुदाय, कम्युनिटी, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम, समुदाय बड़ा होता है तो कम्युनिटी पर भी लागू किया जा सकता है, या मियरली एक ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर पर भी लागू किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि ये जीव पर भी लागू कर सकते हैं, पॉपुलेशन पर भी लागू कर सकते हैं, कम्युनिटी पर भी ये अप्लाई होता है, ट्रॉफिक लेवल पर भी अप्लाई होता है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल द स्टेप्स। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल मॉडल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। और इसमें एक ट्रॉफिक लेवल को दिखाते हैं जिसमें कि बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो कि उस इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को दिखाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इनपुट एनर्जी आ रही है, तो वो इनपुट एनर्जी प्रोड्यूसर्स के द्वारा यदि आ रही है बाय फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर ये बॉक्स में स्टोर हो सकती है, बायोमास के रूप में स्टोर हो सकती है। अब देखिए, ये जो इनपुट एनर्जी जो है, तो पूरी की पूरी एनर्जी जो इनपुट की जा रही है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो पार्ट होता है, कैपिटल ए से दिखाया गया है जिसे, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेटेड पार्ट ऑफ एनर्जी, और दूसरा पार्ट है जिसे कैपिटल एन यू से दिखाया गया है, विच इज द पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट यूज्ड। एन यू मीन्स नॉट यूज्ड, जो काम में नहीं आ रही है। क्योंकि हमें पता है कि हर पारितंत्र की, इस पृथ्वी पर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, उनकी अपनी एक एनर्जी एफिशिएंसी होती है। जैसे कि हम सूर्य के प्रकाश के आपतन के बारे में पढ़ते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर जब गिरता है, आपतित होता है, तो वो बहुत सारा मोस्टली पार्ट उसका रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जो कि एक प्रकार की नॉट यूज्ड एनर्जी है। क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारी सतह सरफेसेस होती हैं, उनकी अपनी एक एल्बिडो वैल्यू होती है। एल्बिडो वैल्यू, जितना ज़्यादा कोई सरफेस, देखिए किसी भी सरफेस पर जब लाइट गिरेगा तो या तो वो उसे एब्जॉर्ब करेगा या वो उसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो किसी भी सरफेस की जो रिफ्लेक्टिविटी है,
परावर्तिता है प्रकाश के लिए, दैट इज कॉल्ड एल्बिडो वैल्यू, या हिंदी में इसे कहते हैं श्वेती। अलग अलग प्रकार की सरफेसेस की श्वेती अलग अलग होती है, लेकिन जब हम पृथ्वी की या हमारी जो अर्थ है उसकी औसत एवरेज एल्बिडो वैल्यू की बात करें, देन इट इज़ 34%। 47% रेडिएशंस पृथ्वी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो बाकी 100 माइनस 47 इज इक्वल टू 34% जो है वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी होती है। तो ए जो है वो एसिमिलेटेड पार्ट ऑफ एनर्जी है और एन यू जो है नॉट यूज्ड पार्ट ऑफ एनर्जी है। अब एसिमिलेटेड पार्ट ऑफ एनर्जी भी कैसे काम में आ रहा है कि वो या तो बायोमास के द्वारा रेस्पिरेशन में काम आ सकता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। द मेन पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन इज टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है और बाकी का जो बचेगा वो बायोमास शेष प्रोडक्शन में काम आ जाता है। कैपिटल पी जो दिखाया गया है वो प्रोडक्शन में काम आ जाता है। अब ये जो प्रोडक्शन है वो क्या हो सकता है, सेल्स की ग्रोथ हो सकती है, सेल्स के द्वारा ग्रोथ हो रही है तो टिश्यूज़ यानी जो ऊतक हैं उनकी वृद्धि हो सकती है, शरीर के अंगों का निर्माण हो सकता है। और उसके अलावा एक जो है स्टोर्ड एनर्जी, यानी रेस्पिरेशन में एनर्जी काम में आ गई, टिश्यूज़ के प्रोडक्शन में एनर्जी काम में आ गई, और बाकी जो है संचित ऊर्जा या स्टोर्ड एनर्जी कैपिटल एस, ये भी हो सकता है। तो ये एनर्जी जो है पूरा हमारा जो एसिमिलेटेड पार्ट है, इस तरीके से उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। कुछ मात्रा में जो एनर्जी होती है वो एक्सक्रीटेड एनर्जी के रूप में बाहर निकल सकती है, क्योंकि एनर्जी को एक्सक्रीट भी किया जाता है। तो ये जो मॉडल है इसमें हम देखते हैं कि टोटल एनर्जी हमारी जो थी इनपुट एनर्जी वो कैपिटल आई, और ए जो दिखाया गया है कैपिटल ए, दैट इज एसिमिलेटेड एनर्जी। कैपिटल पी इज फॉर द प्रोडक्शन, मीन्स growth of the tissues, and capital NU is the part of energy which is not used, which is out of use. तो वाई शेप्ड मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सैलिएंट फीचर्स की बात करें, तो इट इज ऑल्सो नोन एज डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। वाई शेप्ड मॉडल इज वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल because it confirms basic stratified structure of ecosystem. Y-shaped model separates grazing and detritus food chains in both time and space. देखिए यहाँ पर ये जो टू चैनल मॉडल इसीलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि ये ग्रेजिंग फूड चेन्स पर भी अप्लाई होता है और डेट्राइटस फूड चेन्स पर भी अप्लाई होता है। और यहाँ पर ये जो डेट्राइटस फूड चेन है वो एक तरह से अल्टरनेटिव है ग्रेजिंग फूड चेन के लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए विकल्प का कार्य करते हैं। और हमें पता है कि अंतिम जो ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी पर वो सूर्य है, और सन्स एनर्जी अगर बंद हो गई तो फिर ये दोनों मतलब जो है किसी भी फूड चेन का जो एनर्जी फ्लो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों अल्टरनेटिव्स हैं, तो इसीलिए इसे हम टू चैनल मॉडल या डबल चैनल मॉडल भी कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि माइक्रो कंज्यूमर्स एंड मैक्रो कंज्यूमर्स डिफर ग्रेटली इन साइज एंड मेटाबॉलिज्म। दो तरह के उपभोक्ता होते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता और गुरु उपभोक्ता। दोनों की ही अपनी आकृति अलग होती है, आकार में बहुत ज़्यादा विविधता होती है। इसके अलावा उनके उपापचय का तरीका जो है वो भी अलग होता है। छोटे जीवों का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, और बड़े जीवों का, बड़ी आकार के जो जीव होते हैं उनका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है स्लो होता है। जो मेटाबॉलिक रेट होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, दोनों की अलग अलग होती है। और हम ये भी देखते हैं कि किसी फूड चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं, बिकॉज आफ्टर 5th ट्रॉफिक लेवल एनर्जी अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स इज़ इनएफिशिएंट टू सस्टेन लाइफ। दैट्स वाई देयर आर मोस्टली 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन, और इसके बाद में फूड चेन जो है आगे सस्टेन नहीं कर पाती है। और जो लिमिट है हमारे किसी भी फूड चेन में वो 5 ट्रॉफिक लेवल्स तक मैक्सिमम हो सकती है। तो थैंक्स स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाई शेप्ड मॉडल
एक यूनिवर्सल मॉडल है और इससे बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप